ओके स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस चैप्टर को, तो कंपटीशन एग्जाम में हर साल नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे आते ही आते हैं। टॉपिक बहुत आसान है, न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। स्कोरिंग चैप्टर है। बोर्ड की बात करेंगे तो 4 से 5 मार्क्स का बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो सॉलिड सॉलिड के दो ऐसे, मतलब कोई भी मैटर के दो ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो वो डिस्टिंग्विश करता है कि मैटर आपका सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव मोशन। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, अगर मान लीजिए सॉलिड ही है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर एटम को हम सर्च कर देंगे। देखो सपोज दैट ये एटम है मेरा, तो इस एटम के आजू बाजू जो भी नेबरिंग एटम है, इनकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रही है, अगर चेंज नहीं हो रही है तो समझेंगे ये सॉलिड है। और अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज हो रही है, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव मोशन, तो इसको हम बोलेंगे लिक्विड या गैस। ठीक है, सेकेंड जो पैरामीटर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब कि एटम एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ओके। अब इसी बेसिस पे हमने प्रॉपर्टीज को सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है, सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज बताया था कि इसमें फ्री मोशंस नहीं होते, लिक्विड में फ्री मोशंस होते हैं, और गैस में टोटल रैंडम नेचर होता है। सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड के इंटरमीडिएट होते हैं, गैसेस के वीक होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने बताया था कि जो सॉलिड होता है उसके बीच में सेपरेशन ऑफ द एटम फिक्स होते हैं, इसलिए इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। लिक्विड में एवरेज सेपरेशन, याद रखना एवरेज सेपरेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए वॉल्यूम भी कांस्टेंट होती है। गैस में कोई भी फिक्स्ड सेपरेशन नहीं होती, इसलिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। सॉलिड के डेफिनेट शेप होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है हीट और प्रेशर के कारण, और हीट कैपेसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लिक्विड क्या होते हैं? एवरेज सेपरेशन इनकी बता चुका हूँ कि फिक्स होती है, इसलिए बट पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, लोकेशन है, वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए डेफिनेट शेप नहीं होता। गैसेस में भी फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, बट गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी का इफेक्ट सिर्फ सॉलिड गैस में होता है, सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता है। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्या क्या डिफरेंस प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है कि सॉलिड को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है, तो 4th टाइप में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? सॉलिड में एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उस बेसिस पे। में सॉलिड का कितने टाइप के होते हैं वो टोटल डिपेंड करेगा कि सॉलिड के अंदर जो भी एटम है, जो भी एटम है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होने वाला है। ठीक है, पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ H2O सॉलिड फॉर्म है, जस्ट लाइक आइस, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कौन से बॉन्ड से अटैच होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल। ठीक है, देखो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एग्जांपल्स थोड़ा याद रखना, H2O सॉलिड, बोरिक एसिड, SF4, CCl4। ठीक है, आयनिक सॉलिड आपको पता है, आयनिक सॉलिड में हमारा आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो आयन से जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो केटायन और एनायन, यही दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में। और इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक, उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, हमने बॉन्डिंग में देखा था। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे बेटा, जैसे NaCl, ZnS, Ca, कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल होंगे आयनिक सॉलिड के। तो आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल बहुत आसान है, आपको देख लेना, कोई भी कैटायन और एनायन से, मेटल नॉन मेटल से कोई बॉन्ड बना हुआ है तो वो आयनिक सॉलिड होगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड। ये और भी ज्यादा आसान है। कोई भी मेटल हो, कॉपर, जिंक, आयरन, मर्क्यूरी, गोल्ड, कोई भी मेटल के अंदर जो भी एटम होंगे, इस दोनों के बीच में एक मेटेलिक फोर्स ही लगेगा, मेटेलिक बॉन्ड ही लगेगा। तो मेटेलिक फोर्स, मेटेलिक सॉलिड आसान है, एटम एटम के बीच में मेटेलिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी एटम एज इट इज दिख गया, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं, एटम के फॉर्म में, तो वो सारा मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सुनो, नेक्स्ट लास्ट है कोवेलेंट सॉलिड, या इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, इंसुलेटर। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा एटम एटम के बीच में। देखो सिलिकॉन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, पहला ये। दूसरा, एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, कोई मॉलिक्यूल है उसमें एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो सारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा और वो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आएगा। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये दो हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अगर सेम एटम कंपाउंड बना रहा है, जैसे ग्रेफाइट सेम एटम कंपाउंड बनाता है, कार्बन 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 इसी जुड़ा रहता है, तो ये भी आपका कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आएगा। सॉरी, डायमंड, डायमंड ग्रेफाइट सेम सेम एटम कंपाउंड बनाता है, तो ये सारा कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क के अंदर आता है। ये आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे एग्जाम में, आपके नीट एग्जाम में, मेंस एग्जाम में ये एग्जाम्पल दिए दिए जाते हैं। जेनॉन सॉलिड फॉर्म में बताइए कौन सा सॉलिड है, तो देखो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि जेनॉन जेनॉन के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो इसलिए ऐसे एग्जाम्पल्स हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले लास्ट 10 साल में 2-3 बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट बेटा, अभी नेक्स्ट फिर हम सॉलिड को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कैसे आप डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे सॉलिड है कोई, इसके अंदर एटम का अरेंजमेंट कैसा है, परफेक्ट अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है या इरेगुलर अरेंजमेंट है। इस बेसिस पे सॉलिड को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड मैंने बताया अमॉर्फस होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। आप याद करो कि जब मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा था, तो उसमें जैसे बोरोन के बारे में बताया था, तो बताया था बोरोन के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप के बोरोन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बोरोन, और एक अमॉर्फस होते हैं, ठीक है। उस पे बताया था कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, नो इसका रिएक्शन नहीं होता है, इसका रिएक्शंस होता था, ठीक है। याद आ रहा थोड़ा, ये हमने बताया था। तो क्यों ऐसा होता था, एमॉर्फस क्या है, क्रिस्टलाइन क्या है, ये सारी डील हम यहाँ करेंगे, ठीक है। और आज के बाद क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है दैट इज अ ट्रू सॉलिड, ठीक है। ट्रू सॉलिड का मतलब इसके अंदर जो भी एटम होंगे ना, उनका अरेंजमेंट बहुत ही परफेक्ट होगा, एक जैसा अरेंजमेंट होगा। बट अमॉर्फस जो होता है वो सूडो सॉलिड, जैसे आपका ग्लास, सुपरकूल लिक्विड ग्लास होता है, जिसमें एटम का अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं होता है बेटा। परफेक्ट नहीं का मतलब देखो ऐसे, इसको हम बोलते हैं इरेगुलर वे में अरेंज होना, नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है इसका अरेंजमेंट का, ठीक है। okay. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। थर्ड पॉइंट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज लॉन्ग रेंज सॉलिड। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हुआ, देखो अगर यहाँ हम एटम को अरेंज कर रहे हैं तो एक जैसा अरेंजमेंट सारे होंगे, लंबे तक होंगे, ठीक है। लेकिन जो अमॉर्फस बताया वो शॉर्ट रेंज, ये दोनों का अरेंजमेंट एक जैसा, ये दोनों का एक जैसा, बाकी का एक जैसा नहीं है, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड आखिर होता कैसे, बनता कैसे। आप किसी सब्सटेंस को हीट करो, बहुत ज्यादा इसको गर्म करो, हीट करो, ठीक, और अचानक से इसको ठंडे पानी में डाल दो, अचानक से वेरी फास्ट इसको कूल कर दो, सडनली कूल कर दो। तो देखो आपको पता है एटम को जो हम हीट करते हैं तो एटम का डिस्टेंस बढ़ जाता है, रेगुलरिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। बट जैसे आपने उसको ठंड करोगे तो कूल करोगे तो एटम फिर से अरेंज हो जाता है, लेकिन सडन अगर ठंड करोगे ना तो जैसे तैसे इरेगुलर वे में अरेंज हो जाएगा फटाक सा। तो इस तरह से अमॉर्फस सॉलिड बनता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऐसा नहीं है, ये स्लो हीटिंग स्लो कूलिंग पे काम होता है,
इसका अरेंजमेंट धीरे धीरे एटम का परफेक्ट कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंसेस अभी तक आपको पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है 4th और 5th, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर NaCl, तो NaCl ऐसा सॉलिड है ना जिसका, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हर सॉलिड का आपको पता है एक टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट कर जाता है, तो मे बी इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 250 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कोई और ले रहा हूँ सीजियम क्लोराइड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 300 डिग्री सेल्सियस, जो भी हो। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, दे आर फिक्स्ड। बट अमॉर्फस का रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर मान ली मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट का, तो इट हैव द रेंज ऑफ टेम्परेचर। कैसे देखते हैं? ठीक है, ओके। जैसे ग्लास है, ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस में कभी भी मेल्ट कर जाएगा। 120 में मेल्ट कर सकता है, 140 में मेल्ट कर सकता है, 150 में मेल्ट कर सकता है, इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है इसका मेल्टिंग पॉइंट। द 5th पॉइंट इज, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपका एन आइसोट्रोपिक है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या? देखो, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम परफेक्ट है। अगर आप किसी एक लाइन पर आओगे तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, दूसरे लाइन के एटम पे आओगे तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, और इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। मतलब एक लाइन में मिलने वाले एटम्स हैव सो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन अनदर लाइन ऑफ द एटम। लेकिन आइसोट्रॉपिक होता है अमॉर्फस। आइसो मतलब सेम, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, एटम के पास डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो ये डिफरेंसेस थे क्रिस्टलाइन के और अमॉर्फस के। आपको अमॉर्फस के एग्जांपल याद रखना जरूरी है, ग्लास, प्लास्टिक, सिलिका, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आपको बेटा पूरे चैप्टर में जो हमें पढ़ाना है या जो सिलेबस है वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, अब बेटा यहां से मेन हम चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, तो उस सॉलिड के अंदर जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, उसको नाम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट का नाम होता है। ठीक है, तो अभी हम जो सीखने वाले एक दो स्लाइड में, वो हम टर्मिनोलॉजी सीखने वाले। हर चैप्टर में टर्मिनोलॉजी पढ़ाता हूँ कि वो टर्म्स हम यूज करने वाले हैं पूरे सॉलिड चैप्टर में। ठीक है, ओके। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ जो एटम है ना सॉलिड का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। पूरे चैप्टर में हर पार्टिकल को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसी डॉट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब हम आपको एक चीज और समझा रहे हैं। देखो, लैटिस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और समझो। डॉट जहां रहता है उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। सपोज दैट ये सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट है। ठीक है, यहाँ एक और एटम आएगा, तो इस पॉइंट को, इस प्लेस को, इस जगह को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। मतलब जहां एटम आएंगे, द पोजीशन ऑफ द एटम इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज लैटिस। देखो, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। जब हम बहुत सारे एटम को अरेंज कर देंगे ना, तो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, उसको हम बोलेंगे लैटिस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। और एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, आज के बाद, आई रिपीट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब हम सॉलिड का डायग्राम इस तरह से कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं। हम जब भी सॉलिड बनाएंगे तो सॉलिड बेटा हमेशा, सॉलिड के जो एटम होते हैं वो क्यूबिक के अंदर अरेंज होते हैं, क्यूबिक फॉर्म होता है। अब इसी में एटम अरेंज होंगे, चाहे कॉर्नर में अरेंज हो, चाहे जहां भी अरेंज हो। बट आज के बाद सॉलिड का जो भी हम अरेंजमेंट शो करेंगे वो क्यूब के फॉर्म में अरेंज शो करेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, छोटा सा क्यूब है। ठीक है,
और ये पूरा इतने सारे क्यूब को मिला के हम बोलेंगे लैटिस। तो हम कोई भी सॉलिड का आज के बाद डायग्राम बनाएंगे तो क्यूब के फॉर्म में बनाएंगे और उसी में एटम को अरेंज करेंगे और एटम कैसा होगा, डॉट होगा। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये क्यूब है ना, जैसे मान ले मेरा ये लैपटॉप भी है, तो लैपटॉप के बहुत छोटे 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 जब पार्ट कर लेंगे तो एटम जो मिलेंगे, तो एटम का अरेंजमेंट क्यूब के फॉर्म में होगा। और ऐसे बहुत सारे क्यूब होंगे, देखो इसी में देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस डायग्राम में 8 क्यूब है। ठीक है, तो 8 क्यूब के जो अरेंजमेंट है, जो 8 क्यूब के अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस। लैटिस इज द 3 डायमेंशनल structure, 3 dimensional space on which there is a lot of atoms are present in a cube। और इस बहुत सारे क्यूब में जो सबसे छोटा क्यूब होगा, एक सिंगल क्यूब, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। द ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट which on repetition parallel to its edge and equal to its edge length generate a whole lattice। मतलब ये क्यूब को जो हम रिपीट करेंगे पैरेलली तो एक पूरा लैटिस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लैटिस समझ में आ गया, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है एटम का। और वो पूरे, और क्यूब क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, एक छोटा, सबसे छोटा जो पार्ट होगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, एटम का अरेंजमेंट का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बोलेंगे यूनिट सेल। और पूरे यूनिट सेल को आप मिला देंगे तो एक बड़ा सा स्पेस लैटिस तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, देखो कोई भी क्यूब की, यहां समझना, ये पूरा चैप्टर का बेस बता रहा हूं, पूरे चैप्टर का, किसी भी क्यूब में समझना, कोई भी आपका क्यूब है, ठीक है, क्यूब आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्यूब में बेटा 3 साइड हम देखेंगे, ये होगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। 3 साइड है, ठीक है, 3 साइड होंगे और 3 एंगल होंगे। एक होगा, अच्छा इसको मैं अलग कलर से आपको दिखा देता हूं, ठीक है, 3 एंगल बता रहे, ठीक है। एक देखो ए और सी के बीच में हो रहा है एक तरह से अल्फा, एक हो रहा है एक तरह से बीटा, ठीक है, और एक हो रहा है गामा। तो ये 3 एंगल होंगे, 3 साइड होंगे किसी भी क्यूब में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो यहां तक आपको मैंने अभी ये बताया कि जिस चैप्टर में जो पर्टिकुलर वर्ड आने वाले, यूनिट सेल, लैटिस, यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। क्यूब के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, देयर आर 6 पैरामीटर, ए बी सी उसके एज के लेंथ होते हैं, अल्फा बीटा गामा एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एंगल। अब इस ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को हम वेरी करा के, चेंज करके बहुत ही वेराइटीज ऑफ 3 डायमेंशनल सेल बना सकते हैं। जैसे देखो, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ 3D सेल बट नॉट एग्जैक्ट क्यूब। क्यूब नहीं है, क्यूब है क्या ये, नहीं ना, क्यूब नहीं है। इसमें से देखो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग ए बी सी को वेरी करा के, अल्फा बीटा गामा को वेरी करा करके, तो इसमें मैं एंगल चेंज करवा दूंगा, तो अलग अलग 3 डायमेंशनल हम डायग्राम बना सकते हैं। ये चीज सबको समझ में आया। ये देखो उसमें मैंने अल्फा बीटा गामा चेंज करवा, देखो अब कैसे कैसे जो अरेंजमेंट है वो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। देयर आर 7 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, 3D लैटिस के 7 अरेंजमेंट होते हैं। पहला होता है क्यूब, जिसमें ए बी सी, क्यूब में बेटा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब जो ये नाम हम बोलने वाले हैं, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुन रखा है। जैसे जब मैं सल्फर पढ़ा रहा था तो वहां बताया था मोनोक्लिनिक सल्फर अरेंजमेंट होता है, तो वहां पर मैं बोलता था ये सारे वर्ड सॉलिड स्टेट से लेंगे। तो देखो टेट्रागोनल ये स्ट्रक्चर है, ऑर्थोरोम्बिक इसका स्ट्रक्चर, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ये टोटल 7 3D लैटिस आपको बनाए गए हैं, जो सिर्फ ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को
वेरी करा करा करके बनाया गया, इसको वेरीज को चेंज करके ये 7 लैटिस डायग्राम पॉसिबल हुए हैं जो आपको पढ़ना है। देखो बेटा अब क्या है, हमारा जो हमने अभी पढ़ा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, इन सब के बारे में इनमें क्या डिफरेंसेस या क्या फीचर्स थे इनकी देख रहे हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा के बारे में। क्यूबिक में क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होता है। टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी होता है, इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होता है। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है, बट तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं। रोम्बिक और ट्राइगोनल दोनों एक ही चीज है जिसमें से तीनों साइड इक्वल होगा, बट तीनों एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, तीनों में से कोई भी साइड एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, दो एंगल 90 डिग्री होंगे और तीसरा का कुछ पता नहीं वो कितना डिग्री होगा, ना 60 होगा, ना 90 होगा, ना 120 डिग्री। हेक्सागोनल में दो साइड इक्वल होते हैं और एक साइड के इक्वल नहीं होता है, और हेक्सागोनल में एक एंगल जो होते हैं 120 डिग्री होते हैं, दो 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक की खास बात है कि कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना ए बी सी इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है। आपको जो पूरे चैप्टर सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, उस चैप्टर में जिस 3D लैटिस के बारे में पढ़ना है वो है क्यूबिक। आपको पूरे चैप्टर में क्यूबिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस फीचर्स के बाद अब क्या है, यूनिट सेल। जो क्यूबिक होते हैं वो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक होते हैं। टेट्रागोनल दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक। ऑर्थोरोम्बिक सबसे ज्यादा 4 डिफरेंट लैटिस देता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, एंड सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर क्यूबिक, और हेक्सागोनल ट्राइगोनल क्लिनिक दोनों सिंपल क्यूबिक देता है। तो सिंपल जो क्यूब होता है, सिंपल क्यूबिक, वो सारे देते हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रास भी हैं। तो अब ये जो सारे अरेंजमेंट है सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ये टोटल 14 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस 14 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल को हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। आपके कंपटीशनल क्वेश्चन है कि ब्रेविस लैटिस में कितने टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, तो 14 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल सबकी तो याद नहीं रखनी है, बट इसका सारा एग्जाम्पल याद रखना है, क्यूबिक सेल का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जो 7 आपने देखा डिजाइन जो 3D लैटिस, उसमें क्या डिफरेंट फीचर्स थे ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा के, उसमें यूनिट सेल कौन कौन से पाए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये इनका परफेक्ट डायग्राम, परफेक्ट इंडेक्स इसको बनाया गया है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मेडिकल में एक क्वेश्चंस आ चुका है, और ये 2-3 साल में एक क्वेश्चंस मेडिकल में पूछे जाते हैं कि आपको दे देगा कि ट्राई क्लिनिक का बताओ कौन सा फीचर्स होगा, तो आपको याद रखना है, या फिर ये फीचर्स दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा अरेंजमेंट है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आप जब टेबल बनाओगे तो ऐसे लिखना, पहले C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद लिखना M फॉर मोनोक्लिनिक, यहाँ पर M डाल देना, ठीक है। उसके बाद डालना हेक्सागोनल, उसके बाद R से रोम्बोहेड्रल, फिर T से ट्राइक्लिनिक, ये आप डालना। मतलब कैसे याद रहेगा, कार्टून में टॉम हारता है, जो टॉम एंड जेरी का कार्टून है उसमें टॉम हारता है ना, जेरी हमेशा जीत जाता है। तो इसको मैंने सेट किया था जब मैं पढ़ता था, जब उस समय की बात है, कार्टून में CTOM, C फॉर कार्टून, T फॉर टॉम, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M कार्टून में टॉम। आप क्या लिखना, जब TO लिखोगे ना उसके बाद जस्ट नीचे मोनोक्लिनिक लिखना, ठीक है। उसके नीचे हेक्सागोनल लिखना, उसके बाद रोम्बोहेड्रल, फिर ट्राइक्लिनिक, ऐसे लिखना। और याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्यूबिक से देखो, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों इक्वल है, दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, अब तीनों ही इक्वल नहीं है।
फिर मोनोक्लिनिक में आते हैं, कार्टून में टी ओ के बाद है। अब इसी चीज को हम उल्टा जा रहे हैं, तीनों इक्वल नहीं, दो इक्वल, तीनों इक्वल, तीनों इक्वल नहीं, दो इक्वल और तीनों इक्वल। मैं बताया ना, इसमें फिर हम जस्ट उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक ट्राई क्लिनिक आएगा जिसमें से तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, सेम एंगल का होगा, तीनों एंगल इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। उसके बाद दो एंगल, ये हो गया। उसके बाद मोनोक्लिनिक में क्या होगा, दो एंगल इक्वल होगा, तीसरा का कुछ पता नहीं। जब तीसरा का कुछ पता नहीं तो तीसरा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सेट किया था, इसको याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना। देखिए कोई भी क्यूब में, कोई भी क्यूब है, ठीक है, ओके, आपको पढ़ना सिर्फ इतने 7 3D स्ट्रक्चर में सिर्फ क्यूब के बारे में पढ़ना है, ठीक। क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं। जैसे जब भी मैं क्यूब की बात करूंगा, आप हमेशा आज के बाद अपने रूम को विजुलाइज करना, अपने रूम को विजुलाइज करना। रूम के ऊपर 4 कॉर्नर है और नीचे 4 कॉर्नर है, ठीक है, ओके। बेटा एक काम करना, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ ना, आप अपने रूम को देखना इवन, ठीक है, कि हाँ ऊपर 4 कॉर्नर है, नीचे 4 कॉर्नर है, ठीक है। उसके बाद रूम में फेसेस 6 होते हैं, एक ऊपर फेस है, एक नीचे फेस है, और चारों डायरेक्शन में 4 फेसेस है। तो इसको हम बोलेंगे रूम में 4 फेसेस है, ठीक है, ओके। और ये जो रूम है आपका, ये जो बना हुआ है, इसको हम जिसको एज बोल रहे हैं, ये टोटल एज होते हैं 12, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 पिलर लगे हुए हैं, तो टोटल 12 एजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब में आज के बाद याद रखना, 8 कॉर्नर, 6 फेसेस एंड 12 एजेस होते हैं। अब बेटा अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी क्यूब में एटम के अरेंजमेंट की, बस यही चीज आपको मुझे सिखाना है जो पूरे चैप्टर में है। किसी भी क्यूब में जो एटम का अरेंजमेंट होता है उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ओके। देखिए एटम अगर कॉर्नर में है, किसी क्यूब का कॉर्नर में है, तो ये एक बात बताइए, जरा सोचिए कि ये जब एटम कॉर्नर में होगा तो पूरा एटम क्यूब के अंदर तो नहीं ना आ गया, पूरा एटम ऐसा तो नहीं हुआ क्यूब के अंदर आ गया, वो कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो उसमें कुछ पार्ट कॉर्नर में शेयर होंगे, बाकी कुछ पार्ट कॉर्नर में शेयर होंगे क्यूब के अंदर, बाकी क्यूब के बाहर होंगे। और हो सकता है कि अगर बगल में भी कोई क्यूब होगा तो कुछ इसके पार्ट इस क्यूब में भी आ जाएंगे। तो अगर कोई एटम कॉर्नर में है तो वो एटम अपना 1/8 पार्ट ही क्यूब में शेयर करता है। आज के बाद आपको याद होना चाहिए, आई रिपीट, अगर कोई एटम कॉर्नर में है तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, तो हर एटम अपना 1/8 पार्ट ही क्यूब में शेयर करता है। बात समझ में आया, ओके। अगर कोई एटम फेस के सेंटर में, टोटल 6 फेस था, देखो मान ली किसी इस फेस में है, तो एक फेस में अगर होगा, फेस के सेंटर में, तो वो एटम क्यूब में अपना हाफ पार्ट शेयर करेगा, हाफ उसके बाहर वाले क्यूब में हो जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है। अगर कोई एटम एज के सेंटर में है, एज के सेंटर में, तो वो उस क्यूब में अपना 1/4 पार्ट शेयर करेगा। और अगर कोई एटम क्यूब के बीचों बीच है तो वो तो किसी के साथ शेयर नहीं किया ना, वो तो क्यूब के बीचों बीच है, सेंटर में, तो वो एटम किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, वो अकेला एटम क्यूब में रहेगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि अगर एटम कॉर्नर में है तो उसका 1/8 पार्ट क्यूब में के अंदर होगा, अगर फेस में है तो 1/2 पार्ट होगा, अगर एज में है तो 1/4 पार्ट होगा, और अगर बॉडी के सेंटर में है तो एक अकेला क्यूब ही पूरा सेंटर में आ जाएगा। तो यही 4 पॉइंट को लेके मुझे पूरे चैप्टर्स में कवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी विजुअलाइजेशन पॉइंट। अब बेटा यही जो लैटिस पॉइंट है ना, जो मैंने आपको बताया कॉर्नर में क्या है, फेस में क्या है, ये चीजें हम आपको, अब ये चीजें से हमसे क्वेश्चंस बने, अगर इसमें से कोई भी डाउट रहा तो आपको एक ही तरीका है, जो जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, अपने रूम देख लेना, रूम देख करके समझ में आ जाना चाहिए कितने कॉर्नर है, कितने फेसेस हैं।
ये सारे आप उसी से विजुलाइज करना। ये क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें हम आपको एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक क्या है वो बताएंगे, फार्मूला बनाना सिखाएंगे। आपके मोल कंसेप्ट में जब पहला एक चैप्टर में पेज था NaCl का क्यूब का डायग्राम था, आपने वहां भी पूछा था, तो मैं बोला था इसको 12th में बताएंगे। तो ये सब हम आपको वहां बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।